फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाकुंभ 2025 में जहां अजब गजब बाबा और अपने हट को लेकर साधु संत चर्चा में हैं, तो साथ ही महाकुंभ में कुछ ऐसी शख्सियत भी पहुंची हैं जो काफ़ी इन दिनों चर्चा में हैं। तो उनमें से अगर बात करें, महाकुंभ में पहुंची हर्षा रिसारिया की अपनी सोशल मीडिया लाइव को लेकर काफ़ी चर्चा में रहीं। पेशवाई के रथ पर बैठने के बाद हर्षा रिसारिया को लेकर कई तरह के विवाद देखने को मिले। यहाँ तक कि हर्षा की आंख से साधु संतों की टिप्पणी के बाद आंसू आए और फिर साधु संतों के मनाने वे कुंभ में रुकी। इसी बीच हर्षा रिसारिया का एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। हाल ही में उन्होंने कुंभ में किन्नर संत जगत गुरु हिमांगी सखी के साथ मुलाकात की। हर्षा रिसारिया उनके शिविर में पहुंची और हिमांगी सखी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद फिर चर्चा में वे आ गई हैं और हिमांगी सखी के साथ हर्षा का जोड़ने की बात भी चल रही है, जिसको लेकर वो काफ़ी चर्चा में हैं और वे अपने आगे जीवन को किस तरह से व्यतीत करेंगी, साध्वी रहेंगी या फिर गृहस्थ जीवन में आगे बढ़ेंगी। इसको लेकर हमने उनसे जब खास बात की तो क्या कुछ कहना था उनका और हिमांगी सखी के साथ जुड़ने को लेकर क्या कहना था उनका, किस तरह से उन्होंने स्पष्टीकरण दिया और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। महाकुंभ 2025 अब चर्चा में रहा क्योंकि अक्सर कुछ ना कुछ अलग हुआ, चाहे वो साधु संतों के हट हो, संकल्प हो या फिर सेलिब्रिटियों का प्रयागराज में आगमन हो या फिर हमारे साथ हर्षा है, वो भी काफी चर्चा में रही हैं। और हर्षा, आपका आईने की जनता में स्वागत है। ये बताइए कि आप वो जो अध्यात्म सीखने आई हर्षा थी, जो अध्यात्म को जानने आई थी, उसको साध्वी बना डाला। पहला सवाल तो यही है, क्या कहिए? देखिए, ये मुझे लगता है सब ईश्वर की कृपा है, महादेव का आशीर्वाद है कि मुझ जैसी एक मामूली इंसान को, मामूली लड़की को उठा के एक साध्वी का टैग दे दिया। लेकिन उसके साथ ही साध्वी का टैग ऐसे हर किसी को दे देना भी उचित नहीं है, क्योंकि हर इंसान उस टाइटल के लायक नहीं होता, उस पद के लायक नहीं होता कि आप सिर्फ उसके कपड़ों को देख के, उसके माथे पे तिलक को देख के आप ये जज कर लो कि वो साध्वी ही होगा। ऐसे तो फिर कोई भी आगे यही सब धारण करके और आप उसे साधु या साध्वी मान लेंगे, तो ये गलत है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मुझे महादेव की कृपा से, महाकुंभ की कृपा से और माँ गंगा की कृपा से मुझे देश में एक अलग पहचान मिली है जो अध्यात्म से जुड़ी हुई है। क्योंकि ये तो मैं काफी बार क्लियर कर चुकी हूँ कि मैं कोई साध्वी नहीं हूँ, लेकिन अध्यात्म की जो पहचान मुझे मिली है वो मेरे लिए काफी अच्छी है। आपने कहा अध्यात्म की जानकारी मिली, जहाँ सोशल मीडिया से आपको पॉपुलैरिटी मिली, मगर उससे मुस्कान आई। मगर आप जब कुंभ में पहुंची तो आंसू निकल आए। कुछ पांचों उंगली तो बराबर नहीं होती, मगर क्या कहिएगा उस जो आपका सफर रहा, कैसा रहा उसका, यानी किस तरह से भाव मिला उसको? देखिए, जिस तरह जितनी खुशी से मैं अपने घर से निकली थी महाकुंभ में आने के लिए, वो खुशी थी मेरे चेहरे पे। आई थिंक 14 तक, पहले शाही स्नान तक मैं बहुत खुश थी। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, महादेव की कृपा बरस रही थी, सब अच्छा जा रहा था। एकदम से मुझे लगता है जाने अनजाने शायद मेरे हाथों कुछ ऐसा हो गया या मुझसे कुछ ऐसा हो गया जो कुछ महान संतों को बुरा लग गया। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हमेशा यही बोलते हैं कि जिंदगी में ना हमेशा दुख रहता है ना हमेशा खुशी रहती है। मेरी आंखों में आंसू आए, लेकिन यकीन मानिए ये जो चेहरे पे मुस्कान अभी आपको देखने को मिल रही है ना, ये उन आंसुओं की वजह से और ज्यादा स्ट्रांग हो के आई है। मैंने कुछ याद दिलाया, आंख अभी भी भर आई है आपकी। मगर हर्षा जो उस समय थी, कह रही थी एक तरफ बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है और इस तरह से बेटियों के साथ यहाँ पे किया जाता है, तो क्या कहिएगा? बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक तरफ हम अपने देश में बात करते हैं, समाज में बात करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की, एक तरफ हम बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, एक तरफ हम बात करते हैं युवाओं को नशे से अलग करके उनको, उनका रुख मोड़ के धर्म की तरफ मोड़ने की, जोड़ने की, उन्हें अपनी संस्कृति से जोड़ने की। आपकी जो भी संस्कृति हो, जो भी धर्म है हो, हमारे लिए ये जरूरी है कि अगर हमारी धर्म का युवा भटक रहा है तो हम उसे अपने धर्म में वापस लाएं, उसे सन्मार्ग पे वापस लाएं।
और दूसरी तरफ अगर कोई बच्चा आना चाह रहा है तो उसके तरफ पैर खींचे जा रहे हैं, जो मुझे लगा कि थोड़ा सा गलत है। और अगर आप देख रहे हैं कि चलिए मैं जेंडर की बात नहीं करूंगी कि लड़का है लड़की है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि वो बच्चा अपना सब कुछ पीछे का छोड़ के, जो कि मुझे लगता है इतना बुरा भी नहीं था जैसे दिखाया जा रहा है, लेकिन पीछे का अगर सब छोड़ के और पूरे बुलंद हौसलों के साथ वो अपने धर्म में वापस आ रहा है, संस्कृति को जानना चाह रहा है, अध्यात्म को जानना चाह रहा है, तो उसे वो मौका देना चाहिए। अभी रिसेंटली हर्षा जो है मिली आप शिमांगी सखी से, वो भी काफी विवाद में रही, चर्चा रही, तो फिर एक बार कंट्रोवर्सी खड़ी हुई कि हर्षा अमोनिया अमावस्या से पहले हिमांगी सखी से मिलने पहुंची, क्या किन्नर अखाड़ा ज्वाइन करेंगी या इस तरह से, क्योंकि किन्नर अखाड़ा तो अलग है मगर उनका वैष्णव अखाड़ा जो है किन्नर धाम है वो ज्वाइन करेंगी, ये भी एक चर्चा का विषय बन गया, तो क्या कहिए? मैं सच बताऊं, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि जब मीडिया मेरे पास आती है, मीडिया पर्सन आते हैं, जब वो मुझसे सवाल करते हैं, तब मुझे ये पता चलता है कि बाहर मीडिया पे चल क्या रहा है। उससे पहले मुझे यहाँ बैठे बैठे कोई खबर नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे नेटवर्क नहीं मिल रहे हैं, नेट नहीं चल रहा है। सो अब मुझे ये पता चला है कि ये आ गया है न्यूज पे। तो देखिए, मैंने स्टार्टिंग से ही एक बात बोली है कि मैं बेटी हूँ निरंजनी अखाड़े की। निरंजनी अखाड़े की वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। मेरे गुरुदेव है जिनकी मैं बेटी हूँ, तो रहूंगी तो मैं निरंजनी अखाड़े की। लेकिन उसके साथ साथ मैं यहाँ पे जब आई थी तो मैं यहाँ ये सोच के आई थी कि यहाँ मुझे जितना ज्यादा मौका मिलेगा मैं उतने आश्रमों में जाऊंगी, अखाड़ों में जाऊंगी, मैं सबसे चर्चा करूंगी, अध्यात्म की, ज्ञान की चर्चा करूंगी, और अपने पास ना बहुत सारा, जितना हो सकता है उतना ज्ञान का भंडार मैं यहाँ से लेके जाऊंगी, क्योंकि वो जो भंडार मेरे पास रहेगा ना, वही मैं दूसरों को दे पाऊंगी। जो गलत कर रहे होंगे उनको वही सही रास्ता मैं दिखा पाऊंगी। तो वो मैं सोच के आई थी कि मैं सारे धर्म गुरुओं से मिलूंगी, मैं जितना हो सकता है साधु संतों से मिलूंगी, तो मैं वही कर रही हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं बेटी हूँ सनातन धर्म की, तो मुझे पूरा हक है कि मैं सारे धर्म गुरुओं से मिलूं, समस्त संतों से मिलूं। दो आखिरी के सवाल है मेरे कि हर्षा अपने गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाएंगी या साध्वी पद पर जाएंगी या अखाड़े की बेटी बनकर ऐसे ही रह जाएंगी? देखिए, ये तो जब मैं महाकुंभ में आई थी तब भी निर्धारित नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जो आप सोचते हैं वो कभी नहीं होता है, और आगे भी क्या होगा ये मैं अभी तो सोचना भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि मैं जिस भी जगह रहूं वहां मैं सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए काम करूं, और महाकुंभ से मैं बहुत एक मजबूत इंसान बन के जा रही हूँ, बहुत कुछ देख के और समझ के जा रही हूँ। तो इसके बाद अब मैं सिर्फ धर्म के लिए काम करना चाहती हूँ, मैं नारी सशक्तिकरण के लिए काम करना चाहती हूँ, उसके साथ जो लव जिहाद जैसे मामले चल रहे हैं उन पे काम करना चाहती हूँ, मैं युवाओं के लिए काम करना चाहती हूँ, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जागरूक करके और उनके धर्म में वापसी करना चाहती हूँ। तो यही मेरे उद्देश्य है। आखिरी सवाल है, आपको कुंभ में आने के बाद ट्रोल भी होना पड़ा सोशल मीडिया पर, क्योंकि फैन फॉलोइंग आपकी बहुत अच्छी थी, मगर साथ ही ये भी कहा गया कि हर्षा छोटी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए सारी चीज कर रही, जिसके जैसे आंख में आंसू भी आए थे, तो क्या कहिएगा, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी हर्षा महाकुंभ से? देखिए, मैं ना एक बड़ी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हूँ, एक कहते हैं कि नर्म दिल की इंसान हूँ, और मुझे बहुत जल्दी मैं खुश भी हो जाती हूँ, बहुत जल्दी मैं दुखी भी हो जाती हूँ। तो मैं वैसी हूँ, मेरा पूरा खानदान जानता है कि बहुत जल्दी ये रोने लगती है और बहुत जल्दी हंसने लगती है। तो इसको अगर कोई झूठा मान रहा है, देखिए उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हर इंसान के अपने विचार होते हैं, अपना मस्तिष्क होता है कि वो चीजों को किस तरह देख रहा है या सोच रहा है या समझ रहा है। ठीक है, जिसको झूठा लग रहा है। और रही बात ट्रोल होने की, फेमस होने की, तो मुझे लगता है कि जो जितना मुझे फेमस कर दिया गया है, जितना सोशल मीडिया के थ्रू मुझे पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया गया है कि आज मैं कहीं भी जा रही हूँ तो लोग मेरा नाम जान रहे हैं, ये तो हर्षा रिछारिया है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई प्लान करके भी आता है ना, तो भी उसे इस हद तक नहीं मिल सकता है। क्रेडिट किसे देंगे, कुंभ को कि साधु संत? मैं इसका श्रेय महाकुंभ को, माँ गंगे को, महादेव को देना चाहूंगी, मेरे गुरुदेव को देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे कुंभ में आने का मौका दिया और जिसकी वजह से सारी चीजें हुई है। देखिए, हमारे साथ हर्षा थी खास बातचीत में, जिन्होंने बताया कि आगे लाइफ में क्या करेंगी अभी कुछ माइंड मेकअप नहीं है, मगर हाँ जिस तरह से उन्हें चर्चा का विषय बनाया गया, और अवश्य हमेशा निरंजनी अखाड़े की बेटी रहेंगी और आध्यात्म के लिए काम करेंगी और सनातन धर्म के लिए आगे करेंगी काम, ऐसा उनका कहना था। कुंभ जनपद से वीडियो जर्नलिस्ट रामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। मौनी अमावस्या स्नान पर जहां नो व्हीकल जोन घोषित किया गया था,
और जिसकी अब सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा था कि 4 तारीख तक नो व्हीकल जोन शहर में रहेगा, जिसके बाद अब जिलाधिकारी प्रयागराज राजीव कुमार मानर ने अब खंडन किया और स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने बताया है कि कोई नो व्हीकल जोन 4 फरवरी तक नहीं रहेगा। सिर्फ स्नान पर्व पर यानी कि 2 तारीख और 3 फरवरी को जो मेले अधिकारी की गाइडलाइन होगी और मेला पुलिस की, वो मेला क्षेत्र में लागू होगी, मगर कमिश्नरेट प्रयागराज क्षेत्र में कोई नो व्हीकल जोन नहीं होगा और सभी गाड़ी का आवागमन सुचारू रूप से जारी रहेगा। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। नमस्कार, मैं जिलाधिकारी प्रयागराज बोल रहा हूँ। सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ तेज़ी से वायरल हो रही है कि 4 तारीख तक के लिए प्रयागराज में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। ये खबर पूरी तरह निराधार है। प्रयागराज कमिश्नरेट क्षेत्र में वाहनों का जो प्रवेश है वो डाइवर्जन की स्कीम्स मात्र पीक डे मौनी अमावस्या को देखते हुए लगाई गई थी। आज 30 तारीख को लगभग सभी श्रद्धालु वापस लौट रहे हैं, अंतिम चरण में है, तो पुलिस द्वारा डाइवर्जेंस की स्कीम्स को हटाया जा रहा है और बैरिकेड्स को हटाने के निर्देश भी हमने उन्हें दिए हैं। 31 तारीख को, 1 तारीख को और 4 तारीख को किसी प्रकार का वाहनों में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। मात्र 2 और 3 तारीख को चूँकि वसंत पंचमी का स्नान होगा तो डाइवर्जेंस की स्कीम्स लागू होंगी। मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश की एक डिफरेंट प्रक्रिया है, उसके बारे में मेलाधिकारी महोदय एवं DIG महोदय द्वारा पृथक से सभी को सूचित किया जाएगा। तो कमिश्नरेट क्षेत्र में कहीं किसी प्रकार से वाहनों का कोई प्रतिबंध नहीं है, ये मैं आप सभी को सूचित करना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। कुंभ के सबसे बड़े दूसरे स्नान मौनी अमावस्या पर जहां भगदड़ हुई थी तो कई श्रद्धालुओं की जान गई थी और कई घायल हुए हैं और जिनका उपचार चल रहा है, जिसके बाद आज प्रयागराज पहुंचे DGP उत्तर प्रदेश व मुख्य सचिव प्रयागराज पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने संगम क्षेत्र का निरीक्षण किया। घटना स्थल पर जिस तरह से दुर्घटना हुई थी उसको लेकर भी उन्होंने निरीक्षण किया और सभी अधिकारी यहां पर मौजूद थे, चाहे वो मुख्य सचिव हों या फिर मेला अधिकारी या फिर अन्य पुलिसकर्मी, चाहे वो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हों या DGP, सारे लोग अधिकारी यहां मौजूद थे। उन्होंने स्थल का निरीक्षण किया संगम क्षेत्र का, और सबसे बड़ी बात है कि अब इसमें क्या आगे रुख होगा वो देखने वाली बात होगी। मगर मुख्य सचिव आज प्रयागराज पहुंचे थे, जिनके साथ DGP उत्तर प्रदेश थे। ऐसे में उन्होंने यहाँ पर निरीक्षण किया है और IAS भानुचंद गोस्वामी भी उनके संग पहुँचे थे और यहाँ पर पूरी क्षेत्र का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने पूरे एरिया का जायज़ा वॉच टावर से लिया और साथ ही उनको अधिकारियों ने पूरी जानकारी दी कि किस तरह से क्या घटना हुई थी और किस तरह से ये पूरी घटना पर आगे काम चल रहा है और आगे अब पुलिस की क्या व्यवस्था है और किस तरह से तैयारी है, सारी चीज़ का उन्हें जानकारी दी गई। इस मौके पर पुलिस के भी आला अधिकारी मौजूद थे, तो साथ ही मेला अधिकारी व IAS भानुचंद गोस्वामी समेत कई मेला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे। महाकुंभ मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर करोड़ों श्रद्धालु सामने आए थे प्रयागराज, और जहां भगदड़ भी हुई, कई की जान गई तो कई लोग घायल हुए, मगर जो सुरक्षित थे वे अपने घर की ओर रवाना हो रहे थे। मगर कोई व्यवस्था न होने के कारण उन्हें रात सड़कों पर गुजारनी पड़ी। मगर ऐसे में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश करती है। बता दें, जहां मुस्लिम इलाके से होकर जहां रेलवे स्टेशन जा रहे श्रद्धालुओं का मुस्लिम समुदाय ने इस्तकबाल किया, स्वागत किया और उनका स्वागत करने के साथ साथ उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया। सड़कों पर जिनके पास रहने की जगह नहीं थी उनके लिए दरी व अन्य चीज़ मुहैया कराई। यहाँ तक कि मस्जिद और दरगाह के भी दरवाजे आए हुए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए और उन्हें आसरा दिया गया। तो वहीं मोहल्ले में अपने घरों में लोगों ने उन्हें सहारा दिया और जगह ना होने के बाद मोहल्ले के बाहर गलियों में दरी बिछाई और श्रद्धालुओं को रहने की व्यवस्था की और खाने पीने का इंतज़ाम किया, जिससे एक बार फिर से मानवता की मिसाल पेश होती दिखाई दी। तो जहां सड़कों पर खुले में दरी पर सोते लोग थे तो मुस्लिम समुदाय के लोग उनकी रक्षा करने के लिए सड़कों पर जाग रहे थे। साथ ही उनसे खाने पीने की जानकारी ले रहे थे कि कोई भी भूखा ना सोए, और ऐसे में सभी एक दूसरे को गले लगाकर एक होते दिखाई दिए। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये नकाश कोना, अहमदगंज, नुल्ला रोड
और साथ ही रोशन बाग की है, जहां पर सड़कों पर लोगों ने रात बिताई। मगर इस तरह की ये तस्वीरें अब प्रशासन की तैयारी और इंतज़ाम पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिए हैं। और साथ ही मुस्लिम समुदाय ने आए हुए श्रद्धालुओं का स्वागत किया और गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश की। महाकुंभ का एक और वीडियो वायरल हुआ है, जहां पहले संगम नोच पर भगदड़ की बात सामने आई, तो फिर झूसी में, तो वहीं फाफा मऊ के पास जहां पाटन पुल टूटने की सूचना है और यहाँ पर किस तरह से पुल टूटा है और कई लोग फंसे हैं, कितने घायल हुए हैं और आगे क्या हुआ है ये तो अभी स्पष्ट नहीं, जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि ना हो। मगर पुल टूटने के कारण लोगों को काफ़ी समस्या हुई और काफ़ी लोग चोटिल हुए हैं, जैसा कि इस वीडियो में सुनाई दे रहा है। और क्या कुछ कह रहे हैं लोग, आइए दिखाते हैं आपको। ये फाफा मऊ का पीपा पुल है। अब देखिए प्रशासन यहाँ पूरी तरह से फेल है। यहाँ सैकड़ों लोग दबे हैं, कुछ मर चुके हैं, कुछ घायल हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं। जनता ऐसे तितर बितर हुई है, ये लोग दबे हुए हैं, सैकड़ों लोग दबे हुए हैं, कोई ना तो बचाने वाला ना पूछने वाला। यहाँ सैकड़ों छात्र इकट्ठा हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, बाकी इनको पूछने वाला कोई नहीं है। किसी का पेट छूट रहा है, किसी का भाई छूट रहा है, किसी का माई छूट रहा है, लेकिन कोई यहाँ पूछने वाला नहीं। देखिए यहाँ कितनी भीड़ है, किस तरह लोग दबे हुए हैं, देखिए। एक बार फिर से महाकुंभ मेले में आग लगने की बात सामने आई है, जहां टेंट जलकर राख हो गए हैं। सेक्टर 22 का नज़ारा है, जहां पर अज्ञात कारणों से आग लगी और आग लगने के बाद पूरी तरह से टेंट जलकर राख हो गए, जिसकी सूचना पर तत्काल पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। 2 फायर टेंडर लगाकर आग पर काबू पाया और ऐसे में एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम भी यहां पहुंची थी, जहां पर रेस्क्यू की गया और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। मगर आग कैसे लगी, किस कारण लगी, ये जांच का विषय है। जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। और क्या कुछ कहना था अग्निशमन अधिकारी का इस पूरे मामले पर, किस तरह से यहां पर आग लगी और किस तरह से आग पर रेस्क्यू किया गया और आग बुझाया गया, आइए दिखाते हैं आपको। 40-45 मिनट के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि टेंट्स में आग लगी है। मौके पर आकर के देखा गया तो जो 15 टेंट थी, इनके अंदर आग लगी थी, जिसपे फायर सर्विस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग को बुझाया और नियंत्रित किया। एक्सेस रोड यहाँ पे नहीं थे, जिस कारण आने में थोड़ा सा तकलीफ हुई, परंतु अभी स्थिति अंडर कंट्रोल है और कोई भी जनहानि नहीं है, कोई भी सिंगल बर्न नहीं है। और जो हिदायत हैं वो उनको दी जा रही हैं। एसडीएम महोदय द्वारा भी बताया गया है कि जो अनऑथराइज्ड टेंट्स हैं वो लगाया गया था और ये जो क्षेत्र है चमनगंज चौकी के अंतर्गत आता है, जिनको अवगत करा दिया गया है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।